Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Your biology teacher Madam Farzana Suhail here with the second lecture of unit number 11 homeostasis. Dear students, before starting the lecture we are going to see towards the objectives which we are going to cover during the lecture. The first objective is we are going to study about the homeostasis in plants. After that the objective is excretion in plants. The types of excretion which we will study during the lecture is excretion during daytime, excretion during night time, and excretion of extra water. After that, we are going to learn lungs as homeostatic organs in animals, skin as homeostatic organ, kidneys as homeostatic organ, and the last objective is urinary system of humans. So, we are going to start with होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स. होम्योस्टेसिस के बारे में हम अपने प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं. होम्योस्टेसिस इज़ द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स मेंटेन द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी कांस्टेंट. इंटरनल एनवायरनमेंट हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. वो एनवायरनमेंट जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होता है दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल एनवायरनमेंट. प्लांट्स भी अपनी बॉडी के अंदर के एनवायरनमेंट में वाटर और सल्यूट्स की मकदार को नॉर्मल रखते हैं. इस प्रोसेस के लिए प्लांट्स जो तरीका इख्तियार करते हैं उसे एक्सक्रीशन कहते हैं. द मटीरियल्स विच प्लांट्स रिक्वायर्ड टू एक्सक्रीट आर कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह प्लांट्स भी अपना प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन जारी रखता है और इसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती है द प्लांट्स आर गोइंग टू गेट रिड ऑफ दैट कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ऑक्सीजन एंड वाटर रिलीज्ड एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. हम सबको पता है कि प्लांट्स दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं. फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में हमारे पास जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है तो दैट इज़ कॉल्ड बाय प्रोडक्ट और वो है ऑक्सीजन और वाटर. दिन के वक्त प्लांट्स ऑक्सीजन और वाटर को एक्सक्रीट करते हैं इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. सम मेटाबॉलिक वेस्ट्स लाइक लेटेक्स, रेजिन्स एंड गम्स. Metabolic wastes are the wastes which are produced during metabolism. Metabolism किसे कहते हैं? ये वो केमिकल प्रोसेसेस हैं जो बॉडी के अंदर तमाम वक्त जारी रहते हैं. एंड टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म आर एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. Now, first of all, we are going to discuss excretion of carbon dioxide and oxygen. पहले हम डिस्कस करेंगे excretion of carbon dioxide. दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस के साथ साथ एक और प्रोसेस जो मुसलसल चलता रहता है उसका नाम है रिस्पिरेशन. रिस्पिरेशन के रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती है दिन के वक्त प्लांट्स उसको अपने बॉडी के अंदर ही रखते हैं, उसको बॉडी से बाहर नहीं निकालते क्योंकि इस कार्बन डाइऑक्साइड की प्लांट की बॉडी को ख़ुद ज़रूरत होती है. प्लांट्स इसको यूटिलाइज़ करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. रात के वक्त चूँकि सनलाइट की एब्सेंस में प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस रुक जाता है इसलिए रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड की प्लांट की बॉडी के अंदर के एनवायरनमेंट में ज़रूरत नहीं रहती. इसलिए रात के वक्त प्लांट्स इस कार्बन डाइऑक्साइड को अपने ओपन स्टोमेटा के ज़रिए लीव्स के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल लेता है. ड्यूरिंग डे टाइम द ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड इन सेलुलर रेस्पिरेशन. फोटोसिंथेसिस के रिज़ल्ट में जो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है थोड़ी सी ऑक्सीजन प्लांट्स अपनी बॉडी के अंदर रिटेन रखते हैं जबकि बाकी ऑक्सीजन को वो अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एक्सक्रीट कर देते हैं. द एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इज़ रिलीज्ड आउट थ्रू द स्टोमेटा. थोड़ी सी ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन के लिए और बाकी ऑक्सीजन को अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एक्सक्रीट करने के लिए ये यूटिलाइज़ कर लेते हैं. नाउ the second object which the plants are going to get rid of excretion of extra water. Plants store large amount of water in their vacuoles of cells. प्लांट सेल का स्ट्रक्चर जब हमने पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि प्लांट सेल में वैक्यूल ज़्यादा भी होते हैं नंबर में और इनका साइज़ भी बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू द एनिमल सेल्स. जितना भी एक्स्ट्रा वाटर प्लांट की बॉडी के अंदर होता है मेजर अमाउंट ऑफ दैट एक्स्ट्रा वाटर इज स्टोर्ड इन द वैक्यूल. इस वाटर की स्टोरेज की वजह से वैक्यूल टर्जिड हो जाते हैं विच इज़ कॉल्ड टर्जिडिटी. इट रिजल्ट्स इन टर्गर विच प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी. इफ प्लांट्स हैव एक्स्ट्रा अमाउंट्स ऑफ वाटर दे रिमूव इट इन 2 ways.
कुछ वाटर को तो प्लांट्स अपने वैक्यूल्स के अंदर स्टोर कर देते हैं जो इनकी बॉडी में टर्जिडिटी का बायस बनते हैं, जबकि अगर इससे भी कुछ वाटर एक्स्ट्रा बचता है तो प्लांट्स उसको दो तरीक़ों से अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं एनवायरनमेंट में। सबसे पहला प्रोसेस दिन के वक्त जो प्लांट्स यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन इज़ द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। ये बात याद रखें कि ट्रांसपिरेशन दिन के वक्त होती है। ट्रांसपिरेशन के लिए सनलाइट का होना ज़रूरी है। सनलाइट के साथ साथ टेम्परेचर का वार्म होना भी ज़रूरी है ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के लिए। सो दिन के वक्त एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर प्लांट के एक्सपोज्ड पार्ट्स से होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। During daytime, plants remove their extra water by transpiration. Now there are three types of transpiration. The first type of transpiration is called stomatal transpiration. Stomatal transpiration हमेशा leaves से होती है। Leaves extra amount of water को अपने open stomata के ज़रिए body से बाहर निकाल लेते हैं, which is called stomatal transpiration. Second type of transpiration is known as cuticular transpiration. Cuticular transpiration हमेशा cuticle से होती है। Cuticle वो layer है जो कि stem के ऊपर present होती है। इसमें small openings होती हैं which are called cuticular transpiration, which helps in transpiration. इसके साथ साथ third type of transpiration stem से जो होती है that is called lenticular transpiration. लेंटिकल्स वो ओपनिंग्स हैं जो कि स्टेम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मोस्टली इन लेंटिकल्स को कवर करते हैं क्यूटिकल्स। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ वाटर एट नाइट टाइम इज नोन एज ग्यूटेशन। दिन के वक्त एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर से जान छुड़ाने के लिए प्लांट्स ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं, जबकि रात के वक्त सनलाइट की एब्सेंस में ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस नहीं होता। लेकिन प्लांट की बॉडी में रेस्पिरेशन के रिजल्ट में मुसलसल वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। इन वाटर मॉलिक्यूल्स से रात के वक्त प्लांट्स अपनी जान छुड़ाने के लिए जो प्रोसेस यूज़ करते हैं दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ग्यूटेशन। Transpiration does not occur at night. Some plants such as grasses use a special method to remove extra water at night. They have small pores at the tips or edges of their leaves. अगर अर्ली इन द मॉर्निंग आप किसी भी चमन को या गार्डन को देखें, वहाँ पे आपको ड्यू ड्रॉप्स नज़र आते हैं जिसको हम उर्दू में कहते हैं शबनम के कतरे। इनकी प्रोडक्शन रात के वक्त होती है एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड ग्यूटेशन। दिस वाटर कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ लिटल ड्रॉप्स जिसको हम ड्यू ड्रॉप्स कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्यूटेशन। नाउ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ थर्ड वेस्ट प्रोडक्ट जो प्लांट की बॉडी से रिमूव होता है उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स। मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स प्लांट्स की बॉडी के अंदर किसी भी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन के रिजल्ट में बनते हैं। Plants use different methods to excrete other wastes. Some plants store wastes in their bodies, stem, roots or leaves in the form of harmless crystals. ये क्रिस्टल्स प्लांट्स की बॉडी के लिए तो हार्मलेस है, लेकिन अगर कोई भी ग्रेजिंग एनिमल इन प्लांट्स को खाता है तो इनकी वजह से प्लांट का जायका खट्टा होता है और ग्रेजिंग एनिमल्स ऐसे प्लांट्स के करीब नहीं जाते। सो ये फ़ायदेमंद हुआ प्लांट्स के लिए। इसके साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक से ये क्रिस्टल मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट प्लांट की हिफाजत करते हैं। Some plants store their wastes in their leaves. When their leaves fall, the plant body also gets rid of these wastes. Some plants excrete their wastes through special pores by applying force. अब कितनी तरह के metabolic wastes हैं? Rubber plant excretes latex. Acacia tree excrete gums. Conifer trees excrete resins. Ladyfinger excretes mucilage. Now, here we can see rubber plant which is going to excrete the latex. अगर रबर प्लांट के किसी भी पार्ट को आप डैमेज करते हैं तो उसमें से मिल्की मटेरियल निकलता है which is called latex, which can be shown here in the diagram. Now, the second type of waste product is known as gum, which is taken out from the acacia. You can see it here. ये gum मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है for the production of glues etc. Now, we can see resins from conifers. Resins को हम उर्दू में चीड़ भी कहते हैं। इसको हम मुख्तलिफ़ किस्म के डाइट्स बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के खानों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। You can see the picture of this resins coming out from the conifers.
इफ़ यू हैव सीन द लेडी फिंगर्स, अगर भिंडी को काट के थोड़ी देर के लिए रख दिया जाए तो इनके एजेस पे हमें वेस्ट प्रोडक्ट निकलता हुआ दिखाई देता है विच इज़ स्टिकी. दैट वेस्ट प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड म्यूसिलेज विच इज़ कमिंग आउट फ्रॉम द लेडी फिंगर. नाउ we are going to move towards homeostasis in humans. Plants में homeostasis describe करने के बाद अब हम आगे जाएंगे towards the humans. In human beings, the main organs involved in homeostasis are number 1 lungs, number 2 skin, number 3 kidneys. अब हम इन तीनों को one by one in detail पढ़ेंगे. सबसे पहले lungs as homeostatic organ. हमें पता है कि रिस्पायरेशन के रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड हमारे हर एक सेल के अंदर प्रोड्यूस होती है. ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस एसिडिक गैस है और अगर ये बॉडी के अंदर रहती है तो ये हमारे ब्लड के पीएच को एसिडिक बना देती है. यही ब्लड जो पीएच एसिडिक के साथ सर्कुलेट करेगा बॉडी में तो ये हमारे बॉडी की टिश्यूज़ को और सेल्स को डैमेज कर सकता है. इसलिए जैसे ही ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो सेल्स के अंदर तो ये ज़रूरी है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड इन सेल्स से निकल के फ़ौरन जाए टूवर्ड्स द हार्ट और हार्ट इसको भिजवा दे टूवर्ड्स द लंग सो दैट दिस कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी एक्सहेल्ड फ्रॉम द बॉडी. So that's how lungs are going to help the body as a homeostatic organ. Blood transports carbon dioxide from the cells to lungs. Carbon dioxide diffuses from the blood into the alveoli. The air is then exhaled and so carbon dioxide is removed from the body. Now, skin as homeostatic organ. Skin को हम thermoregulator organ कहते हैं. Skin उन जानवरों में thermoregulator organ है जिनको हम कहते हैं warm blooded animals, जैसे कि human beings. ह्यूमन बींग्स को और इसके साथ साथ बाकी मैमल्स की स्किन को अल्लाह ताला ने थर्मोरेगुलेटर ऑर्गन रखा हुआ है. वी आर कॉल्ड वार्म ब्लडेड एनिमल्स बिकॉज वी अलॉन्ग विद अदर मैमल्स आर गोइंग टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट. नाउ हाउ द स्किन इज गोइंग टू हेल्प अस इन थर्मोरेगुलेशन. सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ स्किन को थोड़ा सा डिस्कस कर ले. देयर इज़ अ थिन लेयर ऑफ फैट सेल्स बीनीथ द एपिडर्मिस ऑफ द स्किन. यहाँ डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है स्किन की आउटर लेयर को हम कहते हैं एपिडर्मिस. इसके नीचे आपको फैट्स लेयर नज़र आ रही होगी. सो दिस लेयर इज़ गोइंग टू फंक्शन एज एन इंसुलेटर फॉर द बॉडी. इट डज़ नॉट अलाउ हीट टू एंटर और लीव द बॉडी. बॉडी के अंदर की हीट को ये अंदर रखता है और ये बाहर से हीट को अंदर नहीं आने देता. थर्मोरेगुलेशन इन कोल्ड टेम्परेचर. हम स्किन को एज ए थर्मोरेगुलेटर ऑर्गन पढ़ेंगे इन 2 कंडीशंस. सबसे पहले हम कोल्ड टेम्परेचर को डिस्कस करेंगे. इन कोल्ड कंडीशन द मसल्स अटैच्ड एट द बेस ऑफ द हेयर ऑन द स्किन कॉन्ट्रैक्ट. हमारे मसल्स जो हमारे हेयर्स के साथ कनेक्टेड है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे. इनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारी स्किन के ऊपर जो बाल हैं वो कड़े हो जाते हैं और हमारी स्किन के ऊपर हमें स्मॉल राउंडेड स्ट्रक्चर नज़र आता है विच इज़ कॉल्ड गूज बम्प्स. उर्दू में जिसको कहा जाता है रोंगटे कड़े होना. सो दीज गूज बम्प्स एंड हेयर मेक अ ब्लैंकेट ऑफ वार्म एयर. इसके साथ साथ हमारी स्किन को जब कोल्ड टेम्परेचर होता है तो ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाता है बाय द प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड वेजो कॉन्ट्रैक्शन. वेजल्स जो स्किन की तरफ ब्लड लेके आते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और स्किन की तरफ ब्लड सप्लाई रिड्यूस होने की वजह से स्किन की कॉम्प्लेक्शन पेल नज़र आती है और स्किन ड्राई हो जाती है. इसके साथ साथ ब्लड फ्लो हमारे उन ऑर्गन्स की तरफ ज़्यादा हो जाता है जहाँ पे ज़्यादा मेटाबॉलिज्म या केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं लाइक द लिवर एंड मसल्स. इसकी वजह से इन ऑर्गन्स में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो इक्वली तमाम की तमाम बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और अंदर का टेम्परेचर कांस्टेंट रखता है. इट डजेंट अलाउ द हीट ऑफ बॉडी टू गो आउट. इट मीन्स ये वो लेयर ऑफ फैट्स है जो हमारे एपिडर्मस लेयर के नीचे मौजूद है. नाउ द सेकेंड कंडीशन इज़ वार्म टेम्परेचर. थर्मोरेगुलेशन वार्म टेम्परेचर में किस तरह से होगी. इन वार्म कंडीशन द स्किन प्रोवाइड्स अ कूलिंग इफेक्ट व्हेन स्वेट इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्वेट ग्लैंड. जब भी पसीना आता है और हम पंखे के नीचे खड़े होते हैं तो हमें कूलिंग इफेक्ट मिलता है. इस कूलिंग इफेक्ट की वजह से हमारा अंदर बॉडी का टेम्परेचर दोबारा से नॉर्मलाइज हो जाता है. इन दिस वे द एक्सेस बॉडी हीट एस्केप्स थ्रू एवेपोरेशन. स्वेटिंग आल्सो हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, साल्ट एंड नाइट्रोजीनियस वेस्ट्स फ्रॉम द बॉडी. इसके साथ साथ
जब भी वार्म टेम्परेचर होगा या जब भी एक्सरसाइज वगैरह के बाद बॉडी में हीट प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है तो स्किन की तरफ ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाता है, विच इज़ कॉल्ड वेजोडाइलेशन। वेजोडाइलेशन की वजह से वो ब्लड जो हमारी स्किन के पास आ रहा है वो ना सिर्फ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को बल्कि हीट को भी बॉडी से बाहर निकाल लेता है। इस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर का टेम्परेचर दोबारा से नॉर्मलाइज हो जाता है। नाउ the next topic is kidneys as homeostatic organs. Kidneys are the most important organs of homeostasis in human beings and other animals. अभी स्किन को हमने डिस्कस किया कि स्किन हेल्प्स एज थर्मोरेगुलेटरी ऑर्गन। किडनीज हमारे वो होम्योस्टेटिक ऑर्गन है जो हमें हेल्प करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन में। हमारे पिछले लेक्चर में हमने ऑस्मो रेगुलेशन को डिफाइन किया था कि दिस इज़ द प्रोसेस इन विच वाटर एंड सॉल्यूट्स लेवल इज़ केप्ट कांस्टेंट। सो हमारी किडनीज़ के ज़रिए हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर वाटर और सॉल्यूट्स लेवल कांस्टेंट रहता है। कौन सा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए किडनी होम्योस्टेसिस करती है ऑस्मो रेगुलेशन के लिए? लेट्स स्टडी इट इन डिटेल। Kidneys filter the nitrogenous wastes from the blood and excrete them from the body. Kidneys also control water solute balance in the body. अब दो कंडीशंस हैं। एक कंडीशन वो जिसमें सल्यूट्स की मिकदार ब्लड के अंदर ज़्यादा है और दूसरी कंडीशन वो जिसमें वाटर की मिकदार ब्लड के अंदर ज़्यादा है। इफ़ देयर आर मोर सल्यूट्स इन द ब्लड, किडनीज एक्सक्रीट देम एंड रिटेन वाटर इन द बॉडी। ऐसी कंडीशन में यूरिन जो प्रोड्यूस होगा तो वो बड़ा कंसनट्रेटेड होगा, कलर उसका होगा डार्क येलो, ठीक है। एंड देन द सेकेंड कंडीशन इज़ इफ़ देयर इज़ मोर वाटर, लाइक इन समर सीजन हम 8 ग्लासेस ऑफ वाटर की बजाय 10 और 12 ग्लासेस ऑफ वाटर यूज़ कर लेते हैं। इसके रिजल्ट में हमारे ब्लड के अंदर वाटर की मिकदार ज़्यादा हो जाती है। सो किडनीज प्रोड्यूस मोर यूरिन टू रिमूव एक्सेस वाटर फ्रॉम द बॉडी। इस तरीके से किडनी दोनों कंडीशन में ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन है एंड किडनी इज़ अ होम्योस्टेटिक ऑर्गन टू। नाउ we are going to discuss the urinary system of the humans. System, all of us know about the definition of system. When different organs combine together, they are going to make a system. Here in this system, in the diagram, you can see that this system is made by the combination of two kidneys. We are having two pipe-like structures which are originating from the kidney, which is called ureter. Both these ureters open up into a bladder-like structure which is called urinary bladder. This urinary bladder is going to open up into the urethra. Urethra के start में जो muscles हैं तो these muscles are called sphincter muscles. Sphincter muscles छोटे बच्चों में up till the age of 1 or 2 years are involuntary muscles. इनका कंट्रोल इन बच्चों के अंडर कॉन्शियस कंट्रोल नहीं होता, इसीलिए वो बेड वेटिंग कर लेते हैं। अगर वो सो रहे हों रात के वक्त तो वो पेशाब कर लेते हैं। वेयर एज आफ्टर 1 और 2 years of age दी स्फिंक्टर मसल्स बिकम वॉलेंटरी मसल्स और इनका कंट्रोल हमारे कॉन्शियस कंट्रोल के अंडर आ जाता है। सो दिस इज़ अबाउट द यूरिनरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बींग्स। Renal artery and renal vein are the veins and arteries which are going to supply blood to the kidneys. Renal artery oxygenated blood supply करता है towards the kidneys, whereas renal vein is going to take away deoxygenated blood from the kidneys. So this is all about the human urinary system. Now we are going to move towards question answer session. Dear students, question number 1 is why excretion of gases differ in plants during day and night time. ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो हम दिन और रात किसी भी टाइम सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सहेल करते हैं, जबकि प्लांट्स अगर दिन के वक्त हम उनकी बात करें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन गैस को एक्सहेल करते हैं, जबकि रात के टाइम ये ऑक्सीजन गैस को इनहेल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सहेल करते हैं। वाई इट इज़ सो, यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन दिस आंसर। Question number 2 is how skin helps in thermoregulation in warm condition. जब भी कंडीशन वार्म होगी तो स्किन थर्मोरेगुलेटरी ऑर्गन होने की वजह से क्या प्रोसेस करेगा बॉडी के अंदर। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर बीइंग हियर विद मी। अल्लाह हाफिज़।